बंधुओं प्रणाम। न्यूज नशा के इस कार्यक्रम में आज मैं आपको ले चल रहा हूं गुजरात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात। गुजरात के शहर सूरत, वहां पर एक ऐसी घटना हो गई जिससे कि मोदी की सरकार या बीजेपी की सरकार पे एक संदेह पैदा कर देती है। और उस घटना को लेके विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि सूरत शहर में जो हुआ, एक डिक्टेटर ने अपनी सूरत दिखा दी। हम इस खबर में आपको बताएंगे कि सूरत में हुआ क्या वास्तव में, और जो मोदी या शाह संविधान की कस्में खाते रहते हैं, कैसे संविधान की ऐसी तैसी की गई वहां पे। संदेह चुनाव आयोग पर भी हो रहा है, लेकिन टेक्निकली अगर देखें तो चुनाव आयोग अपने को जो है वो पाक साफ साबित कर देगा, लेकिन घटनाक्रम जिससे हुआ है उससे सरकार पर ज्यादा उंगली उठ रही है। बात ये सूरत लोकसभा चुनाव की है, जहां पर भाजपा के कैंडिडेट मुकेश दलाल अनअपोज्ड विजयी घोषित कर दिए गए। मतलब वहां पर मतदान का इंतजार किया भी नहीं गया, मतदान हुआ भी नहीं। वजह ये बताई जाती है, चुनाव आयोग वहां पे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनका कहना है कि कांग्रेस के नीलेश कुंभानी, उनका नामांकन वैध नहीं पाया गया। अब साहब क्यों नहीं वैध पाया गया? क्योंकि उनके प्रस्तावकों के सिग्नेचर में डिस्क्रिपेंसीज थी। मतलब या तो वो मैच नहीं कर रहे थे, और शायद प्रस्तावकों ने यह कहा कि ये सिग्नेचर मेरे नहीं है। मजे की बात यह है कि एक कैंडिडेट के नामांकन जो है वो वैध नहीं पाया जाता, उसके बाद जो बैकअप कैंडिडेट होता है सुरेश पड़साला, उनका भी नामांकन वैध नहीं पाया जाता, वो भी खारिज हो गया। अब सिर्फ बचे भाजपा के कैंडिडेट मुकेश दलाल। उससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये हो जाती है कि जो 8 निर्दलीय कैंडिडेट्स ने नामांकन भरा था, इस घटना के बाद वो 8 भी बैकआउट कर गए। मतलब उन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब पूरी स्थिति पर जरा गौर करिए कि पहले चुनाव आयोग का रिटर्निंग ऑफिसर कांग्रेस के बैकअप कैंडिडेट, मेन कैंडिडेट, उनके जो है नामांकन अवैध घोषित करता है, प्रस्तावकों के सिग्नेचर नहीं मिलते हैं, और उसके बाद 8 निर्दलीय कैंडिडेट्स अपना वापस ले लेते हैं नामांकन, और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट मुकेश दलाल आराम से बिना चुनाव लड़े विजयी घोषित। इस संबंध में हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, कैसा लग रहा है आपको ये पूरी घटना? क्या कुछ इसमें कुछ साजिश ऐसी नहीं लग रही कि 2 कैंडिडेट कांग्रेस के, उनका नामांकन अवैध हो जाता है और उसके बाद 8 निर्दलीय जो है वो बैकआउट कर जाते हैं, रास्ता साफ? किसकी भूमिका आपको संदिग्ध लग रही है इसमें? आशुतोष जी, लगता है कि सब फिक्स था, कि बिल्कुल क्या करना है यह सोच रखा था। चाहे तानाशाह कह लीजिए, नरेंद्र मोदी कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, क्योंकि अब उनके यहां एक अकेला कहा जाता है। तो एक अकेला कहा जाता है तो स्वाभाविक सी बात है, वो क्या करके कैसे कैसे तय हुआ होगा, इस चीज को समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, क्रिमिनल उसमें कहा जाता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक शब्द आता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं, तब क्राइम डिसाइड किया जाता है। और इस केस में आप क्रिमिनल उससे देखिए, मैं उस दृष्टिकोण से यदि देखता हूं तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का मुकेश दलाल नामांकन करता है, कांग्रेस पार्टी का नीलेश कुंभरनी करता है, उसका कांग्रेस पार्टी का ही एक बैकअप भी करता है, ठीक है, और इनके प्रस्तावक भी फैमिली के हैं, कहीं बाहर के नहीं है। इसके बाद आप आइए, बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट प्यारेलाल करता है, उसके बाद में शेष और 7 करते हैं। यानी
10 कैंडिडेट होते हैं अपोज मुकेश दलाल के, 10 के 10 आप देखिए, कुछ के पर्चे अयोग्य कर दिए गए और कुछ ने अपने पर्चे वापस ले लिए, यानी बिल्कुल मैदान साफ। अब आप इसमें देखिए, यदि पर्चे वापस ही लेने थे तो पार्टी का टिकट क्यों लेके आए थे, एक चीज। रही बात जो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, उनका पूरा चीजें सब चेक होती हैं, हुई थी, सारे सिग्नेचर थे, सब कुछ था, सारी चीजें थी। उसको यदि कहीं संशय था तो उसी समय एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। उन जो प्रस्तावक हैं वो साथ में होते हैं, तो साहब उनको पहले ही वो कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब बाद में क्या होता है, जो प्रस्तावक कहे जाते हैं, कहते हैं कि हमारे सिग्नेचर नहीं, वो गायब भी हो जाते हैं। तो वो गायब हो जाते हैं। जो प्रत्याशी हैं और बैकअप है, वो अब क्या करें, क्योंकि उनके हाथ का खेल नहीं रह गया। अब वो कैसे कहने साबित करें कि साहब यही है। तो ये क्यों किया गया, देखिए दो चीज, सब बिजनेस वाले हैं, बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। क्या ईडी ने कुछ दिखा दिया, क्या सीबीआई ने दिखा दिया, इनकम टैक्स ने दिखा दिया, या सरकार का कौन सा ऐसा दबाव आ गया, क्यों इतना डर आ गया, क्यों मुकेश दलाल ऐसे मैनेज हो गए। देखिए, पैसे से मैनेज हुए, यानी खरीदे गए, या डराए गए, या कोई और वजह है। तो वजह तो कोई और आई नहीं, तो इनमें दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो खरीदे गए या डराए गए, या दोनों हो सकता है, खरीदे भी गए हो, डराए भी गए हो, कि भाई देखो ये बैग रखा है, उठाना है उठा लो, नहीं उठाओगे तो ये भी लेके चले जाएंगे। सही है। तो क्या वजह हुई, और यदि आपने कहा कि साहब मेरे सिग्नेचर नहीं है, तो आप गायब क्यों हो गए, आप डरे क्यों घूम रहे। और यदि सिग्नेचर नहीं थे, उन्होंने कहा, तो क्या स्पेसिफिक किसी साइंटिफिक लैब में वो सिग्नेचर एग्जामिन कराए गए कि वो सच में इनके हैं, या इस समय झूठ बोल रहे हैं। ऐसे थोड़ी नहीं, आज आप साइन करेंगे, कल कह देंगे नहीं है। अजय जी, आपने जो बात कही अभी कि डराए गए या पैसे का प्रलोभन दिया गया, ये तो सरकार या हम कहें भाजपा की तरफ से ये एक्ट किया जा सकता है। चुनाव आयोग की भूमिका इसलिए संदिग्ध है कि नामांकन वापस लेने की भी एक तिथि तय होती पहले से। अगर प्रपोजर्स के सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे थे या वो गलत थे, तो आपने नामांकन वापस करने की तिथि से पहले आपको चेक नहीं करना चाहिए था कि ऐसा है कि नहीं है। सेकेंड थिंग, कि जिन लोगों ने नामांकन किया है, आपने एक जो सवाल उठाया, क्या किसी फॉरेंसिक के उसकी जो है टेस्ट कराया गया, चेक कराया गया सिग्नेचर हैं कि नहीं है। कल को मान लीजिए आप मामला ये कोर्ट में जाता है और ये कहा जाता है कि प्रपोजर के सिग्नेचर साथ सही है, तो क्या होगा, क्या ये नल एंड वाइड होगा इलेक्शन, क्या फिर से वहां पर वोटिंग होगी। ये विवाद के बिंदु है और संदेह के बिंदु है। मैं इसी में यही मैं कह रहा था कि आप देखिए, फर्स्ट जिस समय नामांकन दाखिल किया जाता है, प्रस्तावक साथ होते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने सिग्नेचर करते हैं। तो मजिस्ट्रेट ने अपने सामने यदि सिग्नेचर नहीं कराए थे, करा हुआ फॉर्म ले लिया था, तो क्यों ले लिया था। बहुत बढ़िया, क्या मजिस्ट्रेट इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था कि उसने उस समय तो कुछ नहीं बोला, ऑब्जेक्शन नहीं किया। आप एक उदाहरण देता हूं, आप राहुल गांधी के नामांकन दाखिल करने के वक्त का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बड़ा स्पष्ट है कि राहुल गांधी जो फॉर्म देते हैं, उसके बाद में वो मजिस्ट्रेट कहती है उनसे कि यहां यहां और साइन कीजिए। राहुल गांधी वहां वहां और साइन करते हैं, फिर वो उनके प्रस्तावक जो है वो करते हैं। तो ये सारी चीजें प्रक्रिया होती है, उन्हें वक्त रहते इसको बताना चाहिए था,
उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कोई ऐसा समाधान नहीं किया कि जिससे यह कहा जा सके कि उन्होंने बड़ी निष्पक्षता के साथ में यह किया था, यानी निष्पक्षता थी ही नहीं। तीसरी चीज यह है कि चुनाव आयोग शायद चाहता था कि जो बीजेपी चाहती है वैसा ही हो जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने और निर्वाचन अधिकारी ने दोनों ने मिलकर के खेल किया। तीसरा ये कि यदि आपको यह अंदेशा है कि वो फर्जी थे हस्ताक्षर, तो पहले फॉरेंसिक जांच कराइए, रिपोर्ट आ जाती, आप तब निरस्त करते। आपने तो अभी तक कोई जांच नहीं कराई। और यदि वो फर्जी सिग्नेचर किए थे या करवाए गए थे, जो एफिडेविट दिया गया है, तो क्या उन प्रत्याशियों को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए जिन्होंने फर्जी सिग्नेचर करवाए थे? और क्या उन प्रस्तावकों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो साहब, जब फर्जी सिग्नेचर करके देने वाले, तो उस पे तो 467, 468 ये सारे केसेस बनते हैं। तो आप ये समझिए, कूट रचना करना, कूट वो करना, कूट सिग्नेचर करना, ये गलत वो देना, उनके कागज भी जमा किए गए होंगे, आधार कार्ड और दूसरे। तो इसका मतलब है, कुल मिला के इसमें पूरा खेल यही किया गया कि जानबूझ के कैसे इस तरह से किया जाए कि कोई खिलाड़ी रहे ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा, जो मायावती की पार्टी है, उसने क्यों, उसके कैंडिडेट ने क्यों विड्रॉ कर लिया? क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ में हिडन कोई पैक्ट है बीजेपी का? और बीजेपी बीएसपी के साथ मिलकर के यह खेल कर रही है। बीएसपी भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बना रही है। तो क्या है खेल? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट ने, प्यारेलाल ने, जिस तरीके से ये विड्रॉ किया, और विड्रॉ करने के बाद में, उसके विड्रॉ करने के बाद में बाकी निर्दलीय ने भी कर लिया। तो चलिए, निर्दलीय का तो कह सकते हैं कि मैनेज हो गया, ये भी हो गया। और क्या चुनाव आयोग ने इन सारी चीजों पे निगरानी नहीं की? क्योंकि नामांकन दाखिल करते ही प्रत्याशियों को सुरक्षा देना, प्रत्याशियों की गतिविधियों पे नजर रखना, सब कुछ करना निर्वाचन आयोग का काम है। तो निर्वाचन आयोग ने क्या किया, कहां क्या मैनेज हुआ, और उस पर उसने क्या कार्रवाई की? यदि यह अनैतिक था, यह कहीं पर गलत है, कोई चीज है, तो इससे यह समझा जा सकता है यह खेल एक स्तर का नहीं है, यह एक मॉडल है। वह मॉडल बताया गया है कि कैसे हम इस पूरी व्यवस्था पर कब्जा कर सकते हैं और कैसे रह सकते हैं। उदाहरण है, नरेंद्र मोदी की हेट स्पीच और दूसरी तमाम धार्मिक और दूसरी चीजों के इस्तेमाल, और जिस तरीके से उन्होंने नफरत फैलाने का काम किया, झूठ बोला, इसके खिलाफ पिटीशंस दी गई उसमें चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग में 17,000 से अधिक लोगों ने, 17,500 से अधिक लोगों ने कंप्लेंट दी कि नरेंद्र मोदी समाज में, देश में जहर बो रहे हैं और चुनाव में गलत तरीके से जाति धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग चुप्पी साध के बैठ गया, आवाज नहीं निकल रही है। इसके बाद इसी तरीके से चुनाव आयोग का आचरण हम दूसरी भी और जगह देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ वही चुनाव आयोग सुपर एक्टिव होता है विपक्षी दल के नेताओं पर। वो जिस तरीके से उनके कैसे नामांकन वो करा दिए जाएं, कैसे दूसरी और चीजें रद्द करा दी जाएं, कैसे उन्हें बोलने ना दिया जाए, कैसे उन्हें नोटिसेस दे दिए जाएं, इसके लिए सुपर एक्टिव रहता है। लेकिन भाजपा के तमाम नेता, जो बड़े नेता हैं, उनमें से किसी की तरफ वो देखने की हिम्मत नहीं करता। इसीलिए आज स्पाइनलेस यानी रीढ़ विहीन चुनाव आयोग कहा जा रहा है।
और ऐसे चुनाव आयोग के ऊपर यदि लोकतंत्र का दारोमदार है तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को अंतिम श्रद्धांजलि देने का वक्त आ गया है, क्योंकि इस वक्त में, इस स्थिति में कभी भी कोई निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में देश में अब चुनाव निष्पक्ष तभी हो सकता है जब यूनाइटेड नेशन के देखरेख में चुनाव हो। तो आज तो हालात यही बन गए, इसलिए इस साजिश को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हमें समझना होगा कि बहुजन समाज पार्टी की भूमिका क्या थी, समझना होगा कि चुनाव आयोग की भूमिका क्या थी। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से तो एफआईआर का केस बनता है और इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि सारी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सामने है, बिल्कुल स्पष्ट है। जी अजय जी, मैं आपको इसी से जुड़ी एक घटना बहुत ही रिलेवेंट है यहाँ पे। आपको चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव याद होगा। बात है ये शायद 20 जनवरी के आसपास की। चंडीगढ़ के 30 जनवरी 30 जनवरी 30 जनवरी जी। अब देखिए, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में वहां के रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह थे। उन्होंने 8 वोट, 36 का हाउस है, 35 पार्षद हैं, एक लोकसभा मेंबर किरण खेर का वोट पड़ता है 36। अब 36 में जो है बीजेपी और कांग्रेस की संख्या थी 20। 8 वोट अनिल मसीह जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने वहीं सामने बैठ के क्रॉस लगा लगा के रिजेक्ट कर दिए। मामला ये हाई कोर्ट होते होते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंचूड़ की बेंच थी। उन्होंने अनिल मसीह को सम्मन किया और अनिल मसीह से पूछा, ये आप सामने बैठ के जो है कैमरे में आपकी रिकॉर्डिंग है, ये क्रॉस क्यों लगा रहे थे? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बाद में आके माफी मांगी। सवाल ये है कि अनिल मसीह का इसमें क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि वो कांग्रेस और आपके कैंडिडेट के अगेंस्ट 8 वोटों को जो है वो नलीफाइड कर दे या रिजेक्ट कर दे। जरूर उनके ऊपर भाजपा का ही कोई प्रेशर होगा, भाजपा के अधिकारी का होगा। चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटरी है, एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, गवर्नर वहां पे पंजाब हरियाणा को जो है वो देखता है, चंडीगढ़ का वो जो है सेंट्रल बना के भेजती है। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की इतनी फजीहत हो गई इस मामले में, चुप्पी साध गए केंद्र सरकार या होम मिनिस्ट्री, किसी का कोई जवाब नहीं आया। मतलब खुलेआम धांधली थी वो, सुप्रीम कोर्ट तक हैरान। तो मुझे भी कुछ ये सूरत का केस जो है चंडीगढ़ जैसा ही लग रहा है कि यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर ने एक एक्ट किया, कांग्रेस के 2 कैंडिडेट, एक बैकअप कैंडिडेट, एक मेन कैंडिडेट, उसके जो है खारिज कर दिए नामांकन पर। 8 कैंडिडेट उनको सेट कर लिया गया सरकार द्वारा या भाजपा द्वारा सूरत के अंदर, वो भी विड्रॉ करके नॉमिनेशन। आशुतोष तो जी, ये अच्छा, अब आप देखें तो 1957 से करीब 35 लोग जो है वो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं। उसमें डिंपल अखिलेश की वाइफ डिंपल यादव भी हैं, फारूक अब्दुल्ला भी रहे हैं और भी तमाम लोग, 35 लोग। लेकिन इस तरीके से अनअपोज कोई नहीं हुआ। वहां पर कैंडिडेट अपोनेंट कोई आया ही नहीं, इसलिए वो लोग जो है अनपोज हो गए। अनपोज होते हैं, अभी मेघालय में जो है 10 लोग वहां पे 10 सीटों पर अनपोज हो गए, कोई सवाल नहीं उठाया, था ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो कैंडिडेट थे, 8 निर्दलीय थे। उन निर्दलीय से तो कौन पूछने वाला है कि भैया आपने किस आधार पे आप क्यों वापस चले गए और क्या सोच के आए थे? फ्रेम में चुनाव लड़ने आए थे, कांग्रेस के कैंडिडेट का नामांकन रद्द हुआ और आप वापस ले गए। तो आप जैसा कह रहे हैं कि इट वॉज ऑल फिक्स्ड, सब कुछ पहले से तय था सरकार की तरफ से भी, और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी इसमें संदेह हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, मैं यही कह रहा हूं कि चंडीगढ़ से यहां पे एक और डिफरेंस है। चंडीगढ़ में जो हुआ वो निश्चित रूप से मतलब लोकतंत्र का सरेआम हत्या थी, कहीं कोई दो राय नहीं। अनिल मसीह भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष रहा था, उसे आप देखिए यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा का जो अध्यक्ष रहा था उसे रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। नोट जिस तारीख को चुनाव होना था, चुनाव पहले टाल दिया जाता है।
फिर जब नहीं और फिक्स हो पाता है तो पहले सहायक निर्वाचन अधिकारी फरार हो जाता है और उसके बाद में दूसरे और फरार हो जाते हैं। फिर अनिल मसीह बीमार पड़ जाता है, फिर उसके बाद डेट बढ़ती है, हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर फिर चुनाव होता है और चुनाव की जो डेट तय होती है वो और लंबी करके देते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर पे पहले करानी पड़ती है। कराते हैं तो उसमें जो खेल होता है सबने देख लिया है, वो बताने की जरूरत नहीं, आप इंटरेस्ट समझ सकते हैं। आज तक उस डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर था, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो यहां का मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक, कोई कार्रवाई अनिल मसीह के खिलाफ नहीं हुई है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। यह कराना था यहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। गवर्नर ने ड्रामा किया इस्तीफा देने का और गया इस्तीफा देने का और उसके बाद बड़ा शो मचा, उसके बाद में चुपचाप आज तक काम कर रहा है, आप समझ सकते हैं। इसके बाद आप आइए, ये तो चंडीगढ़ में हुआ था। इसके बाद में आप सूरत आ जाइए। सूरत में तो और भी बुरी चीज, एक और कॉलम होता है नोटा का, और यदि कोई हमें कैंडिडेट पसंद नहीं आता तो हम नोटा को, नोटा एक कैंडिडेट के तौर पे ट्रीट किया जाता है। तो चुनाव आयोग ने उस नोटा के आधार पर भी चुनाव क्यों नहीं कराया? यहां वहां तो वोट पड़ा था, गलत किया गया था, यहां तो वोट ही नहीं पड़ा, किसी से, जनता से मत ही नहीं मांगा गया, कहीं पर कोई रैली, कोई सभा करने की जरूरत ही नहीं हुई, सब फिक्स है। तो नोटा वाला क्यों नहीं हुआ? कम से कम वही चुनाव करा देते कि नोटा पे कौन डालता है, कौन प्रत्याशी पे डालता है। तो साहब ये हालत है, इससे आप समझ सकते हैं कि निर्वाचन आयोग और अन्य किस तरीके से इस देश की निर्वाचन व्यवस्था को, लोकतंत्र को, संविधान को खत्म करने पर तुले हैं भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के इशारे पर, और वही खेल हो रहा है और उसी खेल का यह नतीजा है। जी तो अजय जी, सूरत की घटना एक बहुत क्लियर कट केस है कि किस तरह सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है, ये सबने देखा, और किस तरह सत्ता इस हद तक दुरुपयोग करती है कि संवैधानिक संस्थाओं, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को भी अपने षड्यंत्र में वो शामिल करने से अगर जरूरत पड़ जाए। इसी के साथ ये आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।